जीन थेरेपी। तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था कि एडीए डेफिशिएंसी से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं। तो जीन थेरेपी एक्चुअली क्या है बेटा? जीन थेरेपी ऑल दोस प्रोसीजर विच आर इन्वॉल्व all those procedure which are involved to cure a genetic defect, यानी किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट को क्योर करने के लिए जो भी प्रोसीजर यूज किए जाते हैं उन प्रोसीजर को कहा जाता है जीन थेरेपी। तो सिंपल सी व्हाट इज जीन थेरेपी? तो जीन थेरेपी इज द प्रोसीजर टू क्योर द जेनेटिक डिफेक्ट और द जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। सबसे फर्स्ट एडीए डेफिशिएंसी के लिए जो जीन थेरेपी की गई थी बेटा, वो 1990 में की गई थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में। 4 ईयर ओल्ड गर्ल में ये जीन थेरेपी अप्लाई की गई थी एंड नाउ शी इज हेल एंड हार्टी। मैंने लास्ट ईयर ही सर्च किया था, अब वो बच्ची काफी बड़ी हो गई है और बिल्कुल स्वस्थ है। तो वो जीन थेरेपी उसके ऊपर सक्सेसफुल रही। इट इज नॉट नेसेसरी कि जीन थेरेपी हर पर्सन पर सक्सेसफुल हो, क्योंकि जीन थेरेपी के हम देखेंगे डिफरेंट टाइप है। तो कौन कौन सी टाइप्स होती है जीन थेरेपी की? तो सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी हम लोग कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये मैंने आप लोगों को बेटा जब थैलेसीमिया बताया था उस टाइम में मैंने आपको वो पूरी डिटेल स्टोरी बताई थी उस बच्ची की जो हमारे बॉम्बे में हमारे नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, है ना, कि किस तरह से उसको थैलेसीमिया मेजर था, पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर थे लेकिन पता ही नहीं था। दो बहन भाई और है जिनको थैलेसीमिया है ही नहीं, और जो बड़ी बहन थी वो थैलेसीमिया ना तो माइनर थी, माइनर भी नहीं थी, पेरेंट्स माइनर थे लेकिन उस बच्ची में सारे अच्छे वाले जीन आ गए। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब वो मुश्किल से 4 to 6 मंथ की थी तभी उसके अंदर पूरा का पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, उसकी बड़ी बहन जो उस टाइम में 4 इयर्स ओल्ड थी उसका लेके। और वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो था वो सक्सेसफुल भी चल रहा और पूरे 18 आवर्स की सर्जरी चली थी बेटा। 18 घंटे तक डॉक्टर सोते नहीं है बेटा, ये नहीं कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई अब दूसरा आगे का काम तुम करो, नहीं। डॉक्टर और नर्सेज जो रहते हैं उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर ओटी में वो कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं। तो खैर वो होता है बेटा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले द बोन मैरो ऑफ द डोनर। अब वो डोनर कौन होता है बेटा? डोनर वो होता है जिसका बोन मैरो मैच कर जाए, जिसका बोन मैरो मैच कर जाए। तो वो मोस्टली डोनर या तो सिबलिंग होंगे, सिबलिंग का मतलब हुआ भाई बहन, मोस्टली डोनर सिबलिंग होते हैं क्योंकि उन्हीं का ही जेनेटिक मेकअप सिमिलर मैच करता है। और कुछ चांसेस में अनदर डोनर्स जो होते हैं लेकिन वो भी जिनका मैच कर जाए यानी कि नॉन सिबलिंग। कई कंडीशन में नॉन सिबलिंग भी डोनर का काम करते हैं अगर उनका बोन मैरो मैच कर जाता है। तो इसमें क्या करा जाता है? द बोन मैरो फ्रॉम द डोनर इज टेकन एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द बोन मैरो ऑफ द पर्सन हु हैज दिस डिफेक्टिव जीन। तो बोन मैरो की स्टेम सेल्स निकाली जाती है बेटा। स्टेम सेल्स आप लोगों को पता होगा, स्टेम सेल्स आर दो सेल विच हैव टोटिपोटेंसी। और मैं वर्ड टोटिपोटेंसी वर्ड नहीं यूज करूंगी, सॉरी गलत बोल गई, मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी प्लूरोपोटेंसी। ये मैंने आप लोगों को 11th क्लास में बताया था बेटा। टोटिपोटेंसी और प्लूरोपोटेंसी में डिफरेंस होता है। टोटिपोटेंसी का मतलब जब एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, यानी एक सेल के अंदर कैपेबिलिटी हो कि इट कैन गिव राइज टू होल ऑर्गेनिज्म, देन इट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। और प्लूरोपोटेंसी यानी कि एक सेल कैन गिव अ पर्टिकुलर टिश्यू,
तो यहाँ पे जो बोन मैरो की स्टेम सेल्स होती है, दे कैन गिव राइज टू ब्लड, वो ब्लड बना सकती है, यानी बोन मैरो की सेल्स बनाएंगी, स्टेम सेल से बोन मैरो बनेगी, बोन मैरो से ब्लड बनता है। जो इराइथ्रोपाइसिस हुआ या ल्यूकोपाइसिस का प्रोसेस होता है, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी फॉर्मेशन, वो कौन करता है बेटा? बोन मैरो। ये चीज याद रखना। अधिकतर बच्चों को क्या लगता है कि जो रेड बोन मैरो होती है वो केवल आरबीसी सिंथेसाइज करती है। नहीं बेटा, वो आरबीसी के साथ साथ में डब्ल्यूबीसी भी सिंथेसाइज करती है, मतलब इवन प्लेटलेट्स भी, मेगा कैरियोसाइट, वो बोन मैरो की ही सेल्स होती है। तो सबसे पहला चीज है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ द जीन थेरेपी। ओके, अब सेकंड जो प्रोसीजर होता है जीन थेरेपी का, वो क्या होता है कि अगर बोन मैरो हमें मैचिंग का नहीं मिला, सपोज हमें कोई डोनर मिला ही नहीं जिसका बोन मैरो मैच कर रहा है, तो हम सेकंड प्रोसीजर लेंगे। और सेकंड प्रोसीजर क्या लेंगे बेटा? इंजेक्टिंग द एडीए एंजाइम, कि एडीए एंजाइम को इंजेक्ट कर दिया जाए बॉडी के अंदर। जब एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम चला जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा? जो डीऑक्सी एडिनोसिन था उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डीऑक्सिनोसिन में कन्वर्ट कर देगा, और लिम्फोसाइट हेल्दी बनने लग जाएगी। तो ये भी प्रोसीजर है। देखने से और सुनने से बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम एक बार अगर आ जाते हैं तो ये नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, दे गेट डिग्रेड। और जब वो डिग्रेड हो जाते हैं तो अगेन एंड अगेन द एडीए एंजाइम हैज टू बी इंजेक्टेड, यानी बार बार उसमें एडीए के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो ये थेरेपी इज नॉट सो फ्रूटफुल। अब आती है अपन लोग थर्ड। तो उसके अंदर आता है बेटा थर्ड जो होती है, वो होती है कि रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट lymphocyte by आरडीएनए टेक्नोलॉजी। यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग लिम्फोसाइट बनाए तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या वर्ड होता है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? नेम इंडिकेट कर रहा है, आप एंजाइम को रिप्लेस कर रहे हो। तो ये रिप्लेस कैसे किया जाता है? तो सिंपल सी चीज है बेटा, ये एंजाइम भी कहाँ बनेगा? दिस एंजाइम विल आल्सो फॉर्म्ड इनसाइड द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में ही बनना है ये एंजाइम, और कहीं बनना भी नहीं है, क्योंकि वहां पे डब्ल्यूबीसी के लिए ये हार्मफुल है, बाकी सेल्स के लिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं अभी इस वाले पोर्शन को रब कर देती हूँ बेटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोग जीन थेरेपी का ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या करा जाता है बेटा कि सपोज मेरे पास ये तो हमें पता है, जब हमें ये पता लग गया कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम क्रोमोसोम नंबर 20 पर हमें जीन की भी लोकेशन पता चल गई है कि इस लोकेशन पर ये जीन प्रेजेंट है, तो हम उससे वो जीन को क्या कर सकते हैं बेटा? एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। यानी हम उस जीन को कट करके निकाल सकते हैं। और मैं इसको क्या लिख दूं बेटा? फॉरेन डीएनए, डिजायर डीएनए, या फिर एलियन डीएनए। हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इनके लिए ये वर्ड्स यूज करे थे ना, द डिजायर डीएनए विच वी एक्सट्रैक्ट आउट, जिसको हमें किसी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको हम फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं, उसको हम डिजायर डीएनए भी कह सकते हैं, और क्योंकि दूसरे से ले रहे हैं तो उसको एलियन डीएनए भी कह सकते हैं।
तो हम ये एलियन डीएनए को ले ले बेटा। अब एलियन डीएनए के लिए हम लोग सीधा का सीधा डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, हम लोग सी डीएनए इंट्रोड्यूस करवाते। ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो अगर मैं नहीं समझाना चाहूँ तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बुक में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा कि सी डीएनए होता क्या है। सी डीएनए का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये सी डीएनए क्यों जरूरी है, हम सीधा डीएनए क्यों नहीं यूज कर सकते, है ना। भाई मैंने ये डीएनए लिया, इसको मैं किसी भी मेथड से सीधा लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करवा देती, काम चल जाता। लेकिन मैंने ये कंप्लीट डीएनए की बजाय मैंने क्या लेना है, मुझे सी डीएनए लेना है। वाई? ऐसे ही बेटा जब हम इंसुलिन भी बनाते हैं, तो इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, इंसुलिन भी बनाते हैं तो उसमें भी हम जो डीएनए लेते हैं वो सी डीएनए। तो मैं अभी इस प्रोसीजर पे तो पॉज लगाती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्चुअली सी डीएनए कैसे बनता है और क्यों बनाते हैं, ठीक है। दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द अपना सिलेबस, एंड इवन यू डू नॉट नीड टू राइट इट इन द एग्जाम, आपको ये एग्जाम में भी नहीं लिखना है, लेकिन क्योंकि हमें इसका प्रोसीजर या हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई पूछ ले कि भाई सीडीएनए मिला कैसे, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बट कीप इन माइंड यू नीड नॉट टू राइट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपको बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं लिखना है, केवल वर्ड लिखना है सीडीएनए। ओके, तो एक्चुअली अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सीडीएनए क्या होता है। अब सबसे पहले चीज मैं ये मान के चलूं कि ये एक डीएनए, ये 5 एंड 3 एंड 5 एंड 3। अब आपको पता है कि इसमें एक आपका टेम्पलेट होता है, पता है ना बेटा, और एक आपका कोडिंग स्टैंड। मैं ऐसा करती हूँ, इसको 5 कर देती हूँ, इसको 3 कर देती हूँ, इस डायरेक्शन में। ओके, आपको पता है जो टेम्पलेट होता है दैट विल ट्रांसलेट, वो सॉरी वो ट्रांसक्राइब करेगा, कि जो टेम्पलेट स्टैंड होता है ट्रांसक्रिप्शन उसमें ही चलती है, याद है ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो ये वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड जब ट्रांसक्राइब करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो ये जो स्टैंड बनेगा वो स्टैंड बनेगा 5 एंड टू 3 एंड, और इसको हम कहते हैं एचएनआरएनए। याद आया मेरे बच्चों, एचएनआरएनए हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में इस तरह से सीक्वेंसिंग ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस पता प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन्स ये प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, यानी वो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में यूजफुल नहीं होते। एक्सॉन्स के पास जो जेनेटिक कोड होता है वो ही कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो एचएनआरएनए की हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा बेटा इस साल, बिल्कुल लर्न कर लेना। प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए में हम लोग कहते हैं कैपिंग होगी पहले, स्प्लाइसिंग होगी, इसमें से एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स कट होके एक्सॉन एक्सॉन जुड़ जाएंगे और फिर टेलिंग हो जाएगी। तो जब इसके अंदर प्रोसेसिंग होता है तो अल्टीमेटली जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए बनता है, एंड दैट इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। इस हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए से बहुत छोटा साइज बनता है और इसमें सारे एक्सॉन्स आते हैं, और दैट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। वो क्या बना सकता है, प्रोटीन। यानी अब अगर अब ध्यान से सुनना, यहां तक का तो प्रोसेस आपको पता है। अब अगर मैं इस एमआरएनए को लूं और मैं इसका करवा दूं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
ठीक है, जो वायरस करवाते हैं अपने आरएनए का। तो अगर इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो हमको जो स्ट्रैंड मिलेगा वो स्ट्रैंड मिलेगा बेटा डीएनए का 3 एंड टू 5 एंड, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो इसलिए इसको कहा जाएगा cDNA। अब समझ में आया बेटा कि cDNA कैसे बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का क्या एडवांटेज है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का ये एडवांटेज है कि अगर मैं इस डीएनए को लिम्फोसाइट के अंदर सीधा इंट्रोड्यूस करवा दूं तो लिम्फोसाइट को ये वाली जो प्रोसेसिंग वाला स्टेप है वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी जरूरत प्रोसेसिंग करने की? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो डीएनए बना है वो प्रोसेस्ड आरएनए के का कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी इससे अब जितने भी आरएनए बनेंगे वो सारे फंक्शनल एमआरएनए बनेंगे। और जब फंक्शनल एमआरएनए बनेगा तो इससे क्या बनेगा बेटा? एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग क्या करेंगे बेटा? जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में we can introduce the gene in the form of cDNA। cDNA के फॉर्म में हम उस जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। किसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसको लिम्फोसाइट फंक्शनल हो जाएगी। अब एक चीज पहले ध्यान देना कि कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? लिम्फोसाइट तो हमारी ब्लड में है, तो पहले हमारे ब्लड में से लिम्फोसाइट्स को निकाला जाएगा। जैसे डायलिसिस में क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं और फिर डायलाइजिंग यूनिट में पास करके फिर वापस से इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज को निकाला जाएगा। अब सारी डब्ल्यूबीसीज को नहीं निकाल सकते, कुछ डब्ल्यूबीसीज को निकाला जाएगा, उसका वहां पे कल्चर करवाया जाएगा। कल्चर करवा के उसके अंदर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऐड किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पहले जब ये करा तो उसके बाद पहले तो इसके पीसीआर होगी बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि सारे लिम्फोसाइट्स में डालना है तो उसके लिए बहुत सारा cDNA होना है हमारे पास, है ना। तो ये cDNA जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा लिम्फोसाइट में। नाउ दोज जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स अगेन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द पर्सन। जिसको ये डिफेक्ट है उसकी बॉडी में वो वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। एंड नाउ उसकी बॉडी में जो लिम्फोसाइट है वो फंक्शनल रहेगी बेटा और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन ये जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी फुल्ली फंक्शनल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि डब्ल्यूबीसीज का एक लाइफ स्पैन होता है, डब्ल्यूबीसीज की डेथ होती है। तो जब वो लाइफ स्पैन कंप्लीट करके उसकी डेथ हो जाएगी तो वो जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, वो नई को नहीं दे रहा। नई तो कहाँ से बन के आ रही है बेटा? बोन मैरो से। और बोन मैरो तो क्या है? डिफेक्टिव है। तो वो तो डिफेक्टिव डब्ल्यूबीसीज बना रहे हैं। ये तो फिर बार बार अगेन एंड अगेन वी हैव टू गो फॉर द सेम प्रोसीजर। तो ये वाला प्रोसीजर भी कंप्लीट क्योरेबल नहीं होता। 3 प्रोसीजर अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इंजेक्शन, एंजाइम इंजेक्शन, इंजेक्शन ऑफ द एडीए, एंड थर्ड इज द जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। याद है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री? अगर नहीं है तो इसको प्लीज लिख लेना जिससे कि आपको याद रहे। लेकिन हाँ, इसे हमें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर द अंडरस्टैंड। अब जो लास्ट थेरेपी आती है वो थेरेपी आती है बेटा, दैट इज कि हम सिंपली, मैम फिजिक्स की क्लास है। हाँ बस ये लास्ट थेरेपी करवाती हूँ बस, फिर उसके बाद होगा। लास्ट थेरेपी आती है कि हम सिंपली जीन्स को ही मॉडिफाई करते, लेकिन जीन कैन बी मॉडिफाइड ओनली इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन या फिर जाइगोट। कि जाइगोट में ही उसमें जीन को चेंज कर दिया जाए या अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीन को चेंज कर दिया जाए उन सेल्स की जीन को जो बोन मैरो बनाएंगी। क्योंकि हमें पता रहता है जो
साइंटिस्ट होते हैं या जो इस पे स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें ये पता रहता है कि एम्ब्रियो की दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो वो उनके अंदर डिफेक्टिव जीन हटा के नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो वो एक परमानेंट क्योर है। तो दीज आर द कॉल्ड एज जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी हमने 4 करी थी, जिसमें फर्स्ट सबसे पहले जीन थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में 1990 में। ये क्वेश्चन आता है किस डिजीज के लिए? एडीए डेफिशिएंसी के लिए। एडीए डेफिशिएंसी क्या होती है? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल लिम्फोसाइट। ठीक है, और बाकी सारी चीज हो गई। तो ये अपना हो गया बेटा कंप्लीट।